हेलो क्लास, कैसे हैं बच्चों। क्लास 9th बच्चों, आप लोग अभी भी असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। पहले तो मैं समझती हूँ कि ये परेशानी आ रही थी कि आप लोगों के पास सहायक पुस्तिका नहीं थी, वर्कबुक नहीं थी, आप लोग काम नहीं कर पा रहे थे। तो इस समस्या को तो हमने दूर कर दिया है। मैंने आपको वर्कबुक में से काम दिया ही नहीं, कुछ 2-4 प्रश्न दिए थे आपको जिसके उत्तर आपको लिखने थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी भी बच्चे असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि इतने बड़े बड़े प्रश्न भी नहीं थे, छोटे छोटे से उनके उत्तर लिखने थे। आप लोग शायद यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इन असाइनमेंट का आपको कितना फ़ायदा होगा आगे। यदि आपके इंटरनल असेसमेंट नहीं हुए, नहीं क्या मतलब कंडीशन ऐसी होगी अगर, तो हम लोग ये इसी में से मार्क्स आपको देंगे, जैसा कि पहले हमने 8th में भी दिए थे आपको मार्क्स इसमें से, असाइनमेंट में से। तो क्यों आप लोग इन असाइनमेंट को इतना यूज़लेस समझ रहे हैं। वीडियो आप लोग देखते नहीं, ठीक है, असाइनमेंट आप लोग करते नहीं, तो बाद में ये मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे आप बताओ। और आपको भी पता है लास्ट ईयर इन मार्क्स की वजह से आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कितना फ़ायदा हुआ था, उनकी पोजीशन बनी थी, जबकि उनका परफॉर्मेंस पूरे साल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन असाइनमेंट के बेस पे उन्होंने इतने मार्क्स गेन कर लिए थे कि वो पोजीशन होल्डर बन गए थे क्लास में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन असाइनमेंट की इम्पॉर्टेंस को समझें, आगे इनके मार्क्स आपको दिए जाएंगे और असाइनमेंट टाइमली करें। अगर 8th वीडियो के बाद, अगर क्या इस वीडियो के बाद आपको ब्रेक मिलता है, समर ब्रेक, तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पुराने जितने पेंडिंग असाइनमेंट उनके हैं जिस भी सब्जेक्ट के, वो जल्दी से जल्दी जीमेल पर सेंड करें, ताकि आगे जो भी हो, चाहे क्लासेस लगें, चाहे आपको असाइनमेंट दिए जाएं, तो आप लोग अपना कार्य फिर एक ठीक प्रकार से कर सकें, रूटीन में कर सकें, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके चैप्टर की, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपकी साहित्य सागर पुस्तक में से, नेताजी का चश्मा, पार्ट 4, नेताजी का चश्मा। आपको पता ही है यह पार्ट जो है आपका देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। और मैं देख रही हूँ कि 2-4 बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट भेजे हैं, शायद उन्होंने बिना वीडियो को देखे या बिना लेसन को पढ़े अपने आंसर लिखे हैं। आंसर्स में बहुत सारी मिस्टेक हैं, कुछ आंसर्स रॉन्ग हैं। अब जीमेल पे तो इतने लंबे लंबे आंसर देना आपको पॉसिबल नहीं, पर मैंने नोट कर रखा है, जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ गलती की है, ठीक है। तो चलिए अब नेताजी का चश्मा का जो पार्ट आपका बचा था उसको शुरू करते हैं। पता ही है आपको, इसमें एक हवलदार साहब हैं जो एक कस्बे से, एक छोटे से गाँव से हर 15वें दिन गुजरते थे अपने काम के सिलसिले में। तो उन्होंने क्या देखा, उस कस्बे में चौराहे पर एक संगमरमर की मूर्ति लगी थी सुभाष चंद्र बोस की। आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो उस मूर्ति की खासियत क्या थी, उस मूर्ति में क्या कमी थी। मूर्ति सब कुछ अच्छा था, मूर्ति में संगमरमर की बनी थी, नेताजी मासूम और कमसिन लग रहे थे, फौजी वर्दी थी, लेकिन कमी क्या थी मूर्ति में, चश्मे की कमी थी। मतलब नेताजी चश्मा पहनते थे ना, तो उसमें चश्मे की कमी थी मूर्ति में। चश्मा था मूर्ति के ऊपर, लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं। कैसा था, एक जो ये फ्रेम होता है चश्मे का, वो था। तो हवलदार साहब ने जब उसको देखा तो उनकी उत्सुकता बढ़ती गई और वो ये जानना चाह रहे थे कि मूर्ति भाई ये संगमरमर की है, लेकिन इस पर चश्मा जो है ऐसा क्यों लगा है, इस पर चश्मा क्यों नहीं बना, ये पत्थर वाला चश्मा क्यों नहीं है। तो वहीं पर एक पान वाला था, उन्होंने उससे पूछा कि ये काम कौन करता है भाई, ऐसा चश्मा क्यों लगा रहता है इस मूर्ति पर। तो पान वाले ने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। दूसरी बार जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चश्मा तो तभी भी था, लेकिन वो दूसरा चश्मा था, मतलब उसका फ्रेम जो है चेंज हो गया था। तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। अब उन्होंने यह जानना चाहा कि चश्मा जो लगा रहा है इस मूर्ति पर, वो ऐसा क्यों करता है। उन्होंने फिर पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने क्या कहा, पान वाले ने यह कहा कि उसकी वो एक कैप्टन चश्मे वाला है, और जब उसके ग्राहक को कोई दूसरा वो फ्रेम पसंद आ जाता है मूर्ति वाला, तो वो फ्रेम वो ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा इस पर बिठा देता है। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया था। अब आप पेज नंबर 22 पर देखिए अपनी साहित्य सागर पुस्तक में, पेज नंबर 22 पर
अब हवलदार साहब को थोड़ी थोड़ी बात जो है समझ में आ गई, लेकिन फिर भी वो पूरी बात जानना चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है वह कहाँ गया, वह क्यों नहीं बना मूर्ति पर? पत्थर वाला जो चश्मा है वह क्यों नहीं बना? पान वाला अब तक दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भी भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि मुंह में तो पान था तो मुंह से तो बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से ऐसा लगा कि वो मुस्कुराया। उसकी तोन थिरकी, तोन मतलब उसका बड़ा सा जो पेट था खुला हुआ वो थिरका। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बोला मुस्कुराता हुआ? कि मास्टर बनाना भूल गया। उसने ये बोला कि मास्टर जिसने यह मूर्ति बनाई है वह चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, मतलब पान वाले के लिए तो यह एक मजाक उड़ाने वाली बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। लेकिन हवलदार साहब जो है चौंक गए ये बात सुनकर, और उनको कुछ इमोशनल हो गई ये बात सुनकर, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कोई कस्बे का अध्यापक था, कोई टीचर था गांव का जिसने यह मूर्ति बनाई थी। बेचारे ने महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी किसी तरह, उसने महीने भर में काम पूरा कर दिया होगा। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला बनाया जाए, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी उसने अपनी तरफ से, क्योंकि वो इतना जानकार तो था नहीं, वो एक ड्राइंग मास्टर था, तो मूर्ति तो उसने बना दी, लेकिन चश्मा बनाने में उसको प्रॉब्लम हुई होगी। हवलदार साहब यह कयास लगाने लगे, सोचने लगे, और अगर उसने कोशिश की होगी तो शायद वह फेल हो गया होगा, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में, या उसने बनाया भी होगा और कुछ बारीक काम जो उसमें रह गया होगा उससे उसका चश्मा जो है बनते बनते टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा। यही सोचते रहे कि या फिर उसने पत्थर का बनाया होगा अलग से, फिर वह फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, अब उनकी जो है सोच की जो है लिमिट क्रॉस हो गई, मतलब इतने में ही वो उकता गए और बोला उफ। हवलदार साहब को यह कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। यह सब कुछ उन्हें विचित्र होने के साथ साथ, अनोखा होने के साथ साथ, मतलब उनकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी इस बारे में जानने की। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाए उन्होंने। पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, उसकी देशभक्ति, चश्मे वाले से इम्प्रेस होकर, उसकी देशभक्ति से इम्प्रेस होकर उसके समक्ष नतमस्तक होते हुए, मतलब उन्होंने सोचा कि मिलेगा तो मैं उसके सामने अपना सर झुकाऊंगा, वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? उन्होंने क्या पूछा, क्या वो उनका कोई दोस्त है नेताजी का, या फिर वो उनकी बनाई हुई आज़ाद हिंद फौज में कोई भूतपूर्व सिपाही था? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को अब ध्यान से देखा, उसे गुस्सा आ रहा था। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। वो इरिटेट हो चुका था पान वाला, उसने कहा वो देखो कैप्टन चश्मे वाला आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, अगर चाहते हो उसका इंटरव्यू ले लो, उसका फोटो वोटो छपवा दो कहीं पर। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची, उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। ये कैप्टन चश्मे वाले का परिचय है। अगर कहीं उसका चरित्र पूछा जाता है, कैप्टन चश्मे वाले का परिचय पूछा जाता है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। गली से निकल के वो एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस का डंडा टिका रहा था। तो अब हवलदार साहब ने सोचा, अरे बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, वो बांस के डंडे में उसने कुछ चश्मे टांगे हुए हैं और इधर उधर घूम कर उनको बेचता है। अब हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पहनावे से, इसकी बॉडी लैंग्वेज से तो लगता नहीं कि इसे कैप्टन कहा जाना चाहिए। उन्होंने तो उसकी कुछ और ही छवि अपने हृदय में बसा रखी थी। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? उन्होंने सोचा, क्या इसका ये रियल नेम है कैप्टन चश्मे वाला?
लेकिन अब पान वाला जो है उनको साफ बता दिया था पान वाले ने कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, कोई जवाब नहीं देगा इस बारे में। अब उनका ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था हवलदार साहब का, काम भी था उनको। अब हवलदार साहब अपनी जिज्ञासा को वहीं छोड़कर जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे बराबर, और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। 2 साल में उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा ज़रूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए वो पूरे रास्ते जब थकान का अनुभव करते थे, जैसे ही उस मूर्ति की तरफ देखते थे तो वो चीयरफुल हो जाते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे, खुश हो जाते थे। उनको रोज़ ये इंतजार रहता था कि आज मूर्ति पर कैसा चश्मा होगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। जब वो अगली बार गुजरे तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपने मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। क्या सोचते रहे वो अपने मन में कि इस देश का क्या होगा कि जो अपना घर बार लुटाकर, मतलब ऐसे लोग हैं इस देश में जो अपना घर बार लुटाकर ऐसी देशभक्ति की भावना को जिंदा रखते हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा। और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ऐसी जनता जो होती है अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, मतलब कोई हमें खरीद ले तो वो अपने देश को भी बेच दें। दुखी हो गए सोचकर। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, फिर गुजरे उस गांव से 15 दिन बाद हवलदार साहब। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें यह ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। मतलब वो जैसे ही कस्बे में एंटर होने वाले थे, घुसने वाले थे, उन्हें यह ख्याल आया कि सुभाष की प्रतिमा तो अपनी ही जगह पर होगी, अपने स्थान पर होगी, प्रतिष्ठापित मतलब स्थापित होगी, पर उसकी आंखों पर क्या है, सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब उन्होंने सोचा कि क्यों होगा चश्मा, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया जिसने वह मूर्ति बनाई थी, और कैप्टन जो उस पर चश्मा लगाता था वह मर गया। कहते हैं आज वहाँ रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया, क्या कहा उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। पान खाने की बात है तो वो आगे कहीं खा लेंगे, लेकिन चौराहे पर रुकना नहीं। लेकिन आदत से मजबूर हर रोज़ वहाँ से गुजरते थे। इतने साल हो गए थे गुजरते गुजरते, हर रोज़ सुभाष की प्रतिमा को देखते थे, तो आदत से मजबूर उनकी आंखें जैसे ही चौराया आया मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। उन्होंने मूर्ति में कुछ ऐसा देखा कि जोर से चिल्लाए, जिनकी उनको उम्मीद नहीं थी। रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि ऐसा क्या हुआ भाई। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब, जीप तो रुकी नहीं थी, लेकिन हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। तेज तेज कदम से चले, मूर्ति की तरफ बढ़े और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। सैल्यूट जैसे करते हैं हम, कभी फ्लैग के आगे करते हैं, अटेंशन में वो खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे जानते हैं आप? सरपत नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे का नाम होता है सरकंडे। कभी आपने बचपन में किया हो या ना किया हो, हम लोग तो करते थे, जैसे घास के तिनके होते हैं ना, वो तोड़ के उसकी कभी रिंग बना ली, कभी उसका कोई और डिज़ाइन बना लिया, तो वो एक प्रकार की घास होती है, तो उससे बना हुआ एक चश्मा रखा हुआ था मूर्ति की आंखों पर, जैसा बच्चे बनाते हैं, जैसे बचपन में हम लोग बनाते थे। अब हवलदार साहब भावुक हैं, इमोशनल हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्यों भर आई बच्चों उनकी आंखें? उनकी आंखें इसलिए भर आई
कि वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका हृदय तो मासूम होता है। उन्होंने देखा होगा उस मूर्ति में भी कि कोई चश्मा लगाता है, इतने सालों से चश्मा लगा रहा था और अब इस मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो उन्होंने भी उससे सीख लेके कि उसने चश्मा नहीं लगाया तो हम ही एक घास का बना चश्मा इसमें लगा देते हैं। हालदार साहब यह सोचकर भावुक हो गए कि आज भी किसी न किसी रूप में देशभक्ति लोगों में जिंदा है। किसी बच्चे ने ही इसमें चश्मा लगाया तो यानी कि वो भी सुभाष चंद्र बोस से परिचित है और उसे भी ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है बिना चश्मे के खराब लगी होगी, इसलिए उसने ऐसा चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। तो ये आपका चैप्टर नेताजी का चश्मा पूरा हो गया। अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये चैप्टर समझ में आए और आएगा भी अगर आप वीडियो देखेंगे और इस चैप्टर को स्वयं पढ़ेंगे। लेकिन मस्ट है कि वीडियो देखें, पूरा देखें और कहानी को पढ़ें। बहुत ही आसान कहानी है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। पहले वीडियो देखें तब अपने आंसर लिखें। और मैंने जैसा कि कहा कि समर ब्रेक आपको मिलेगा तो आप उसमें अपना पेंडिंग वर्क कर कर भेजेंगे, पूरा वर्क करके भेजेंगे, वर्कबुक आपके पास आ जाएंगी। तो जब तक भी समर ब्रेक मिलेगा यानी कि 3 जुलाई तक जो मिलेगा आपको, तो आप लोग उसमें अपना कार्य मतलब ये श्योर रहिए कि आपका पूरा पेंडिंग वर्क हमारे पास पहुंच जाए, हमारा चार्ट अच्छे से मेंटेन हो जाए और हम लोग आपको उसके मार्क्स आसानी से दे सकें। ठीक है बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे अपना पेंडिंग वर्क करने में और जल्द से जल्द जीमेल पर उसको सेंड करेंगे। तब तक घर पर रहकर आराम से काम कीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलेंगे आपसे समर ब्रेक के बाद। अपनी छुट्टियां अच्छे से बिताइए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।